प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों, कहते हैं कि मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पे मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है और जल जीवन का आधार, इसे झुटलाया नहीं जाएगा। आज बचाएंगे जल हम, तभी तो कल मुस्काएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के कृषि दर्शन में हम बात करने वाले हैं मिट्टी और पानी से जुड़ी हुई। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं मिट्टी पानी के जांच के महत्व के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, खेती बाड़ी में अगर हम अपनी मिट्टी की पानी की जांच नहीं करवाते हैं तो फसलों की बढ़वार के लिए अंधाधुंध तरीके से हम खाद उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो ना सिर्फ हमारी मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उस फसल को खाने वाले आप हम जैसे आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगर हम मिट्टी पानी की जांच करवाएं तो हमें पता होगा कौन सी खाद उर्वरक कितनी मात्रा में हमें डालनी है। इस विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर चिरंजीव कुमावत, सहायक प्राध्यापक श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। राम राम किसान भाइयों, आज मैं आपको मिट्टी एवं पानी की जांच के बारे में बताऊंगा क्यों हमें मिट्टी एवं पानी की जांच की ज़रूरत पड़ी। हम जो लगातार रासायनिक उर्वरक अंधाधुंध और असंतुलित रूप में काम में ले रहे हैं बिना मिट्टी की जांच कराए, उससे हमारी मिट्टी दिनों दिन खराब होती जा रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तो हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिट्टी के 3 रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को हमें बनाया रखना होता है। उनको बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी होती है और मिट्टी की जांच कराने के बाद ही हमें रासायनिक उर्वरकों को मिट्टी में डालना चाहिए। इसलिए मिट्टी की जांच कराने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें स्टेप है या जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मिट्टी का नमूना। तो मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें पहले अपने खेत को, जो बड़ा खेत है तो उसको पहले आधे हेक्टेयर में डिवाइड करना होता है। आधे हेक्टेयर के हिसाब से हमें नमूने लेने होते हैं। हर आधे हेक्टेयर से एक नमूना तैयार करना होता है। तो जो आधा हेक्टेयर हमने रखा है उसमें कब सैंपल लेना है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो नमूना लेना है वो हमें फसल की बुआई से 1 महीने पहले या फसल की कटाई के 1 महीने बाद में लेना होता है। और जो आधा हेक्टेयर हमने खेत रखा है उसमें लगभग 15 जगहों से हमें नमूना लेना होता है। अब नमूना लेने के लिए हमें कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः सारे किसानों के पास खुरपी या फावड़ा मिल जाता है, एक प्लास्टिक की साफ ट्रे और एक कपड़े का टुकड़ा और एक प्लास्टिक की थैली जो साफ़ हो, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो भी खुरपी और फावड़ा हम काम में ले रहे हैं उस पर जंग नहीं लगी होनी चाहिए। अगर जंग लगी हुई होगी तो हमारा जो मिट्टी का परीक्षण होगा वो गलत होगा और यहीं पे गलत हो जाएगा। इसलिए नमूना लेने के लिए इन चीज़ों को साथ में लेके हमें खेत में जाना है और 15 ऐसी जगह चिन्हित करनी है आधा हेक्टेयर में जहाँ पे कोई पेड़ ना हो, वहाँ पे कोई पानी का चैनल नहीं हो, वहाँ पे कभी कोई घास फूस पहले का ढेर लगा नहीं हो, वहाँ पे खाद का कोई ढेर लगा नहीं हो, वहाँ पे खाद के कोई कट्टे नहीं रखे हो या कोई दवाइयाँ नहीं रखी हो। ऐसी जगहों से हमें बिल्कुल भी नमूना नहीं लेना है। और खेत की जो मेड़ है या जो बाड़ है उसके अंदर का 2 मीटर का एरिया में से भी हमें नमूना नहीं लेना है। इसलिए जो 15 जगह हमने चिन्हित की है वो करेंगे हम टेढ़ा मेढ़ा चल के। जो आधा हेक्टेयर अपना इलाका है उसमें हमें टेढ़े मेढ़े चलना है और पूरा खेत कवर करना है। तो जो सैंपल लेने के लिए हमें खुरपी से एक वी आकार का खड्डा बनाना है। वी आकार का खड्डा बनाने के बाद में उसकी एक परत, एक साइड से 3 सेंटीमीटर की जो परत है हमें उसको उतार लेना है और ट्रे में डाल लेना है। ऐसे ही 15 जगह हमें जिगजैग या जिसको बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए, जिसमें पूरा आधा हेक्टेयर अपना कवर हो जाए, पूरा खेत में हम घूम ले। उसमें 15 जगह ऐसे ही वी आकार का खड्डा बनाना है 15 से 20 सेंटीमीटर का और उसकी 3 सेंटीमीटर मोटी परत उतारनी है एक साइड से और उसको एक साफ ट्रे में रखते जाना है। तो 15 जगहों से अब जब हम मिट्टी ले लेंगे तो लगभग 3 से 4 किलो हो जाएगी। और जो हमें मर्दा नमूना तैयार करना होता है वो सिर्फ 500 ग्राम हमें तैयार करना है। तो ये 3 से 4 किलो जो मिट्टी तैयार हो गई इसको हमें अब कम करना है। इसको कम करने के लिए जो 15 जगह की मिट्टी आई उसको अच्छे से मिक्स करना है, ढेर लगाना है और उसको मिक्स करने के बाद में उसको रोटी की तरह गोल फैला लेना है और उसको अंगुली से 4 भागों में बांटना है। जब 4 भागों में हमने बांट दिया उसके कोई भी 2 आमने सामने के हिस्से हमें निकाल देना है और जो 2 हिस्से बचे उनको वापस अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब मिक्स कर लेंगे फिर वापस उसे गोल फैलाएंगे रोटी की तरह और अंगुली से 4 हिस्सों में हम उसको बांट लेंगे। फिर आमने सामने के 2 हिस्सों को हम
निकाल देंगे और 2 हिस्सों को वापस मिक्स करेंगे, 4 में वापस 4 हिस्से बनाएंगे। ये प्रक्रिया में तब तक अपनानी है जब हमारे पास 400 से 500 ग्राम मिट्टी बच जाए। जो मिट्टी हमारे पास बच गई उसमें अगर कोई कंकड़ पत्थर हो तो उसे निकाल देना है, कोई डंठल हो लकड़ी वगैरह उसको भी निकाल देना है। अपना ये सैंपल अब लगभग तैयार हो गया। अगर अब सैंपल के अंदर हमें देखना है जो नमूना है, अगर उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसे हमें छायादार स्थान पे 1-2 दिन के लिए सूखा देना है। जब ये सूख जाए और अगर पहले से ही ज़्यादा पानी ना हो तो जो अपनी साफ़ थैली है उसके अंदर नमूने को डाल लेना है, 400 से 500 ग्राम मिट्टी को, और नमूने को ऊपर से बंद कर देना है। अब उसके ऊपर हमें करना होता है लेबलिंग या उसके ऊपर हमें डिटेल देनी होती है। तो इसके लिए हमें या तो मार्कर पेन ले या सामान्य पेन जो भी हमारे पास उपलब्ध है, उससे किसान का नाम, उसका पूरा पता, खेत का एड्रेस, खेत का नंबर और नमूने का नंबर। अगर हम एक ही खेत से ज़्यादा सैंपल लेके जा रहे हैं तो कोई कन्फ्यूज़न न हो या कोई हमें वो नहीं हो कि अपना कौन से खेत का कौन सा नमूना, तो उसे हमें कोई चिन्ह देना पड़ेगा कि ये उस खेत का है या ये उस खेत का है। तो उसको कुछ नंबर आप दे के ज़रूर लाए, और उसमें कौन सी फसल आपने पहले ली थी नमूना लेने से पहले और कौन सी फसलें आप लेने जा रहे हो उसकी भी हमें उसमें डिटेल देनी होती है। हो सके तो एक कागज़ पे लिख के नमूने के अंदर भी आप ये सारी डिटेल लिख के अंदर भी डाल सकते हो। ये जो नमूना तैयार हो गया, इसको आपको 1 या 2 दिन के अंदर जो भी आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी मृदा एवं जल परीक्षण केंद्र है वहाँ तक आपको पहुँचाना है, और वहाँ भी आपको कुछ डिटेल देनी होगी, आपका नाम, पता, एड्रेस, तो वो लिखवा के वहाँ आकर, और वो आपको 10 से 15 दिन का टाइम देंगे, या अमूमन 10 दिन में आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो प्रोवाइड करते हैं। उस स्वास्थ्य कार्ड में क्या होता है, उस स्वास्थ्य कार्ड में लेबोरेटरी में जांच की जाती है आपके नमूने की, और उस नमूने में कितने पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है, उसकी पीएच क्या है, उसकी विद्युत चालकता क्या है। तो 10 से 12 पैरामीटर्स, 10 से 12 बिंदु आपको उसमें दिए जाते हैं कि कौन सी आपकी मिट्टी में कौन सा तत्व कम है, कौन सा ज़्यादा है, जिसकी उपलब्धता पौधों को कम हो रही है। तो ऐसी चीज़ें उस स्वास्थ्य कार्ड में आपको बताया जाता है। कौन सी फसलों के लिए आपकी मिट्टी की उपजाऊता ठीक है, कौन सी फसल के लिए आपकी मिट्टी की उपजाऊता ठीक नहीं है, या उसकी उर्वरा शक्ति के बारे में आपको डिटेल में उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिया हुआ होता है, और उसकी सिफारिशों के अनुसार ही आपको रासायनिक उर्वरकों को काम में लेना है। साथ ही साथ वो आपको जैविक उर्वरकों के बारे में भी सिफारिश करेंगे कि आप सिर्फ रासायनिक उर्वरकों के ऊपर डिपेंड ना होकर आपको ये जैविक खादें जैसे कि केंचुए की खाद या सड़ी गली गोबर की खाद या जो अपने खलियाँ होती है वो, और जो घास फूस उसको भी आप इधर उधर ना फेंक के खेत में ही ट्रैक्टर चला दें उस पर, और या हरी खाद, जब खाली खेत हो उसमें हरी खाद भी उगा के आप उसको भी ट्रैक्टर चला के उसमें ही मिट्टी के अंदर उसको डाल दें। तो उसके आधार पे आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से खाद कितनी मात्रा में डालनी है। और जो रासायनिक उर्वरक, जैसे सामान्यतः गेहूं के मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम 120 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, 60 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटास। लेकिन जब आप मिट्टी की जांच करा लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सही में अपनी जो खेत की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन 120 किलो देने की ज़रूरत है या नहीं है। हो सकता है आपको 80 किलो ही नाइट्रोजन देनी पड़े, हो सकता है आपकी मिट्टी में पहले से ही पोटास ज़्यादा हो तो आपको कम देनी पड़ेगी। तो ये सब आपको वैज्ञानिक वहाँ मिट्टी का आपको जो सैंपल है, नमूना है, उसकी जांच करने के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पूरी डिटेल में आपको ये सब चीज़ें दी जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो हुई मिट्टी के नमूने की बात। अब मैं आपको बात करूँगा पानी का नमूना कैसे लेना है, और पानी का नमूना लेते समय हमें किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो पानी का नमूना लेने के लिए अगर हमें बोरवेल के पानी का नमूना लेना है तो हमें एक बोतल लेनी है जो साफ़ हो और पारदर्शी हो, जिसे हमें बाहर से देखने से दिख जाए कि पानी साफ़ सुथरा है। अगर बोरवेल का पानी लेना है हमें, तो कम से कम बोरवेल को 15 से 20 मिनट तक हमें चलने देना है। जब पानी निकल जाए 20 मिनट तक, उसके बाद में एक बकेट, साफ़ सुथरी बकेट पानी से भर लेनी है, और बाल्टी पानी से भर लेनी है, और उसमें जो अपनी साफ़ सुथरी बोतल है उसको डुबा के भर लेना है और ढक्कन लगा देना है। तो ये हो गया बोरवेल से नमूना लेने का तरीका। उस ठीक मृदा का जैसे नमूना लिया था हमने, मिट्टी का नमूना लिया था, उसी प्रकार जो बोतल का हमने पानी का नमूना लिया है, इस पर भी सारी डिटेल्स एक कागज़ चिपका के उसमें लिख दे कहाँ का पानी है, किसान का नाम, कितनी तारीख को हमने नमूना लिया, ये सारी डिटेल उस पर लिख देवें। अगर हमें फार्म पॉन्ड या तालाब से पानी का नमूना लेना है तो हमें कम से कम 5 से 6 हिस्सों से हमें नमूना लेना होता है। उसके लिए हमें पहले जो घास फूस या कोई कचरा हो तो उसको साफ़ कर देना है, और तालाब के हर हिस्से से हमें एक साफ़ बाल्टी में पानी
लेना है तो 3-4 बाल्टियों का पानी मिक्स करके उसके बाद में हमें एक साफ़ बोतल, जिसमें कोई पहले से कोई दवाई की बोतल ना हो या कोई उसमें घास फूस या कचरा ना हो, कोई और पारदर्शी बोतल होनी चाहिए, और उसमें पानी ले लेना है। और ठीक उसी प्रकार उसमें किसान की पूरी डिटेल, नमूना कब लिया हमने, ये सारी जानकारी हमें देनी होती है। अगर कुएं का पानी लेना है तो हमें बाल्टी को 3 से 4 बाल्टी पानी निकालनी होती है कुएं से, और उसको एक जगह मिक्स करके उसमें आधे से 1 लीटर पानी हमें लेना होता है। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, सिर्फ आधे से 1 लीटर ही पानी का नमूना हमें लेना है। और इस पानी को जब आप लेबोरेटरी में दे दोगे नज़दीकी, तो उस लेबोरेटरी में जांच के बाद में आपको बताया जाएगा कि हाँ, आपके पानी की पीएच इतनी है, ये अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय है तो आपको इसमें चूना डालना है, अगर क्षारीय है तो आपको इसमें जिप्सम डालना है, कितना डालना है। अगर आपके पानी में विद्युत चालकता के आधार पर पता चलेगा कि लवणों की सांद्रता कितनी है, सल्फर कितना है, क्लोराइड कितना है, कार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं। उसके आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपके पानी की लवणता ज़्यादा है और ज़्यादा कौन से लवणों के कारण है। अगर ज़्यादा है तो उस पानी को हमें काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर काम में लेना चाहिए तो कौन सी फसलों में काम में लेना चाहिए। अगर जैसे हल्का लवणीय पानी होता है तो हम सिफारिश करते हैं कि भाई आप पालक उगा लो, आप जौ की फसल ले लो, या चुकंदर उगा लो, सलजम उगा लो, ऐसी फसलें आप उगा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि सब्जियां उगाना चाहें तो ऐसे पानी से आप सब्जियां नहीं उगा सकते हो। लेकिन आप अगर मीठे पानी का आपके पास एक स्रोत है और अगर आपके पास लवणीय पानी भी है तो हम सिफारिश करते हैं भाई आप इनको मिला के काम में ले सकते हो। एक सिंचाई आप हल्के खारे पानी की कर दो और उसके बाद में मीठे पानी की आप सिंचाई करते रहो, तो उससे आपका खारा पानी भी काम आ जाएगा और मीठा पानी भी काम में आता रहेगा। लेकिन लगातार खारा और जो क्षारीय पानी अगर हम काम में लेते रहेंगे तो उससे हमारी मिट्टी खराब हो सकती है और उसकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। इसलिए मिट्टी को उर्वरक बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे पानी को ही काम में ले। उसके लिए हमें मिट्टी और पानी की समय समय पे जांच कराना ज़रूरी है। और मिट्टी की जांच हमें कम से कम 2 साल में एक बार हमें मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए और पानी की जांच हमें 1 साल में एक बार अवश्य ही करानी चाहिए। मिट्टी की जांच मैंने पहले ही बताया आपको कि जांच कराने के लिए जब अगर खड़ी फसल में आपको मिट्टी का सैंपल लेना हो या नमूना लेना हो तो फसल की जो कतारें होती है, जो पौधों की लाइनें हैं, उनके बीच से आप नमूना ले सकते हो। लेकिन आप अगर फसल कट चुकी है तो उसके एक महीने बाद में, और फसल अगर अभी कटनी बाकी है तो उसके एक महीने पहले आप सैंपल ले सकते हो। बुआई के पहले और बुआई के बाद में 1 महीने का गैप अवश्य रखें नमूना लेने के लिए, तो वो सबसे सही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मिट्टी का नमूना और जो मिट्टी की नमूने के बाद में हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है किसान भाइयों को, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो हमारे जो रासायनिक उर्वरक हम दिनों दिन डालते जा रहे हैं उससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है या उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती जा रही है। पौधों को पोषण के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो 17 पोषक तत्व उसके आधार पर हम जाँच के बाद में बता पाते हैं कि आपकी मिट्टी में वो पोषक तत्व कितना है या कितना नहीं है। इसलिए अगर हम जांच करा लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि मेरे खेत की मिट्टी पहले से ही अच्छी है, तो मेरे को उसमें रासायनिक खादों के बजाय जैविक खादों को ही ज़्यादा काम में लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो मृदा की जो जैविक गुण और जो भौतिक गुण जैसे मृदा का तापमान, मिट्टी की जो नमी है कितनी होती है, मिट्टी के अंदर वायु का संचरण सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसके ऊपर रखता है। जितनी ज़्यादा हम उसमें कार्बनिक मैटर, जिसको बोलते हैं हम कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ, जो क्या है जीवांश पदार्थ, ये घास फूस जो अपने फसलों का जो बचे हुए अवशेष है या कार्बनिक खादें, जो गोबर की सड़ी गली खादें, ये सब चीज़ें मिट्टी को जीवित बनाती है। मिट्टी के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या के अंदर जीवाणु रहते हैं जो लाभदायक होते हैं। अगर हम उनको खाना नहीं देंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो जो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं उनको उपलब्ध फॉर्म में वो ला नहीं पाते हैं। अगर लाभदायक जीवाणु जितने ज़्यादा होंगे मिट्टी में तो वो इन कार्बनिक पदार्थों को उपलब्ध पोषक तत्वों के फॉर्म में पौधों को उपलब्ध करवाते रहते हैं समय समय पे। इसलिए हमें मिट्टी को जीवित रखने के लिए ये मिट्टी की समय समय पे जांच कराएं और उसमें रासायनिक उर्वरकों का साथ साथ जैविक उर्वरकों को भी संतुलित रूप में हमें देना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी जीवित रहे। तो किसान भाइयों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी धरा स्वस्थ रहेगी तो हमारा खेत अवश्य ही हरा रहेगा। डॉक्टर से जैसे हम परामर्श लेके दवा लेते हैं उसी प्रकार हमें मिट्टी की जांच करवा कर ही हमें पौधों को जो उर्वरक और खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी पैसे की भी बचत होगी और खाद की भी बचत होगी।
किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का लाभ उठाते हुए अब आप भी मिट्टी पानी की जांच करवाएंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलते चलते बस यही कहेंगे कि सर्दी में आप अपने पशुओं की और फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हल, जय हलधर।